नमस्कार दोस्तों। स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो आज का जो हमारा सेशन है वह इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। और आज के जो प्रश्न हैं वह वैदिक सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में कौन बेमेल है। ठीक है, कौन बेमेल है। आपका ऑप्शन है स्मृतियां, वेद, उपनिषद या अरण्यक। तो याद रखिए, इसका जो आपका राइट आंसर होगा स्मृतियां। ठीक है, स्मृतियों को ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृतियों को ही धर्मशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, और स्मृतियों की संख्या 18 है। इसका बात करेंगे वेदों की, तो वेदों की रचना, ठीक है, वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की थी। और वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषदों की जो संख्या है वह 108 है। कितनी है? 108 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि ऋग्वेद का वह कौन सा प्रतापी देवता है जिसका 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। ठीक है, ऑप्शन है अग्नि, इंद्र, वरुण और शिव। तो याद रखिए, इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा इंद्र। ठीक है, इंद्र का वर्णन 250 बार मिलता है। ठीक है, अग्नि का जो उल्लेख है वो 200 बार हुआ है, या अग्नि का वर्णन 200 बार आया हुआ है। ठीक है, और वरुण का उल्लेख 30 बार आया हुआ है, और शिव या रुद्र का वर्णन हमको 3 बार मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिए, ऑप्शन है आपका अनाज, मुद्रा, गाय या दास। तो इसका आपका राइट आंसर होगा गाय। ठीक है, और याद रखिए, गाय को ही अधन्या कहा जाता था। अधन्या मतलब ना मारने योग्य। ठीक है, और इस समय जो सबसे प्रिय जानवर था, सबसे प्रिय पशु वह घोड़ा था। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रिय पशु था वह क्या था? घोड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऋग्वेद में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है। कृषि का, यव का, व्रीहि का या कपास का। तो आपका राइट आंसर होगा कपास का उल्लेख हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता है। ठीक है, और ऋग्वेद में कृषि का वर्णन 33 बार आया हुआ है। ठीक है, इसका उल्लेख 33 बार मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ऋग्वेद की उल्लिखित कुल 25 नदियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ठीक है, गंगा, सरस्वती, सिंधु या यमुना। तो इसका आपका राइट आंसर होगा सरस्वती नदी। ठीक है, और सरस्वती नदी का जो वैदिक नाम था वो नदीत्मा था। नदीत्मा। ठीक है, और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी थी यह। धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सिंधु की। तो सिंधु नदी का जो वैदिक नाम था वो हिरण्यनी था। ठीक है, और जो सिंधु नदी थी ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी थी। ऋग्वैदिक काल की आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी, ठीक है, कौन सी थी? सिंधु थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रमशः कितनी बार आया है। 250 या 175 बार, 275, 175 बार, 200 या 150 बार, 275 या 170 बार। तो याद रखिए, जन का उल्लेख 275 बार आया हुआ है। ठीक है, और विष का उल्लेख 170 बार आया हुआ। तो इसका आपका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, देखिए, ऋग्वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी। ऑप्शन है सभा, समिति, विधत या परिषद। ठीक है, तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा विधत होगा। ठीक है, ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो विधत थी। ठीक है, इसका वर्णन ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। ठीक है, इस वक्त बात करेंगे सभा और समिति। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और अथर्ववेद में इन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सभा का वर्णन 8 बार मिलता है और समिति का वर्णन 9 बार हुआ है, उल्लेख 9 बार हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन वीर, श्रेष्ठ या कुलीन, विद्वान या यज्ञकर्ता। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, प्राकृत, संस्कृत या पाली। तो इसका आपका राइट आंसर होगा संस्कृत थी। पाली जो भाषा थी वह बौद्धों की थी। ठीक है, और प्राकृत भाषा जैनियों की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, या भी दोनों, या केवल एक। ठीक है, याद रखिए ऋग्वैदिक काल में जो समाज का स्वरूप था वह पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन लोहा, कांसा, तांबा या सोना। ठीक है, याद रखिए वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया था वह थी तांबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ मिलता है? आपको ऑप्शन है गोपत ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में या पंचविश ब्राह्मण में। तो याद रखिए हल संबंधी अनुष्ठान का जो पहला व्याख्यात्मक वर्णन मिलता है वह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, और जो शतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद बात करें गोपथ की, तो गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐत्रेय और कौशितकी यह ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद बात पंचविश या षड्विंश। ठीक है, यह सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है किस वेद की रचना रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो याद रखिए गद्य और पद्य में यजुर्वेद की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? यजुर्वेद की रचना की गई है। और यजुर्वेद का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व है। और यजुर्वेद का जो नाम है वह है चंपू वेद। यजुर्वेद को ही चंपू वेद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो नाम है वह है दस्तत्रयी मंडल। दस्तत्रयी मंडल। ठीक है, ये ऋग्वेद का नाम है। इसके बाद बात करेंगे सामवेद का, तो सामवेद का जो समय है यह है 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, इसका भी समय है। ठीक है, और सामवेद का जो नाम है वह है गंधर्व वेद। ठीक है, सामवेद का जो नाम है वो क्या है? गंधर्व वेद है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अथर्ववेद की। देखिए अथर्ववेद का जो समय है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। और इसका जो नाम है वह है महिवेद। ठीक है, अथर्ववेद का जो मूल नाम क्या है? महिवेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वेदांत किसे कहा गया है। ऑप्शन वेदों को, आरण्यकों को, ब्राह्मण ग्रंथों को या उपनिषदों को। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा उपनिषदों को। ठीक है, उपनिषदों की संख्या 108 है। ठीक है, और उपनिषद कालीन जो विदुषी हैं वह थी गार्गी, मैत्रेय, ठीक है, इसके बाद गंधर्व ग्रहित, गंधर्व ग्रहित। ठीक है, ये उपनिषद कालीन विदुषी थे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अस्तो माँ सदगमय का कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद का जो लोकप्रिय छंद है वह है गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। और यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र का वर्णन तृतीय मंडल में मिलता है, तृतीय मंडल में मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन कर रहा है किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। ऑप्शन है कठोपनिषद को, छांदोग्य उपनिषद को, बृहदारण्यकोपनिषद को या मुंडकोपनिषद को। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कठोपनिषद को। ठीक है, और कठोपनिषद में ही यम नचिकेता संवाद मिलता है, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में आपका पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी इसी में दिया गया है, पुनर्जन्म का सिद्धांत। ठीक है, पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और बृहदारण्यक उपनिषद में यह सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, और इसमें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद मिलता है, इसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद का वर्णन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें मुंडकोपनिषद। तो इसमें सत्यमेव जयते का वर्णन किया गया है, सत्यमेव जयते जो वाक्य है वो मुंडकोपनिषद से मिलता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। ऑप्शन है रुद्र, शिव, प्रजापति या भूषण। तो याद रखिए उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख देवता का स्थान था वह प्रजापति ने ले लिया था। किसने ले लिया था? प्रजापति ने ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। आपका ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब बात करें कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में स्वर्ग और नर्क की कल्पना इसी में की गई है। कठोपनिषद में स्वर्ग और नर्क की कल्पना। ठीक है, स्वर्ग और नर्क की कल्पना का वर्णन इसे मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में आपके 3 आश्रम का वर्णन मिलता है, 3 आश्रम का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है, वह 3 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा अथर्ववेद होगा। ठीक है, जो सभा थी, ठीक है, यही राज्यसभा थी या उच्च सदन था? राज्यसभा या उच्च सदन। और जो समिति थी ये लोकसभा थी। ठीक है, या निम्न सदन था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। आपका ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से। तो ये बताया था गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो
ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद जो है वह क्या है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और जो सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। और जादू टोना या झाड़ फूंक जो है वो आपका अथर्ववेद में उसका वर्णन मिलता है। जादू टोना या झाड़ फूंक, ठीक है, इन सब का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में आश्रम का उल्लेख, किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है? ऑप्शन है संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ठीक है। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता। देखिए गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ, इनका जो सर्वप्रथम वर्णन है वह यजुर्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और संन्यास का जो वर्णन है वह अथर्ववेद में मिलता है। इसका वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ वेद दिए गए हैं और एक तरफ उनके पुरोहित दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको मैच करना है कि किस वेद का कौन पुरोहित होता है। देखिए ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था वह होता होता था या उसी को होत्र कहते थे, ठीक है। यजुर्वेद का पुरोहित अध्वर्यु होता था, ठीक है। सामवेद का पुरोहित उद्गाता होता था और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा होता था। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा मिल रहा है? ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। 4 3 2 1। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका मैच कर रहा है। 4 3 2 1 खा नंबर आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। एक तरफ दर्शन दिए गए हैं और एक तरफ उनके रचनाकार दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या करा? सांग। सांग दर्शन था उसके रचयिता कपिल मुनि थे। योग के पतंजलि थे। न्याय के गौतम थे। और वैशेषिक दर्शन के कणाद थे, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है 4 1 और सी का 2 और वैशेषिक दर्शन 4 1 2 3। तो ऑप्शन देख लीजिए। देखिए आपका डी नंबर ऑप्शन मिल रहा है 4 1 2 3, ठीक है। इसके बाद दो दर्शन और लिख लीजिएगा। पूर्व मीमांसा, ठीक है। इसके जो रचनाकार हैं वो है जैमिनी। और इसके बाद उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो रचनाकार है बादरायण। बादरायण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र या राजा शब्द का उल्लेख प्रथम बार कब हुआ था? सैंधव काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या महाकाव्य काल में? तो याद रखिए राष्ट्र या राजा शब्द का जो पहला उल्लेख मिलता है वह उत्तर वैदिक काल में मिलता है। कहाँ मिलता है? उत्तर वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन कि आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? ऑप्शन दक्षिणी रूस, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया या भारत में सप्त सिंधु प्रदेश या मध्य एशिया का पामीर पठार। तो याद रखिए जो सर्वाधिक मान्य मत है वह है मध्य एशिया में बैक्ट्रिया, ठीक है। और इसका यह जो मत है ये मैक्स मूलर का मत है। यह मैक्स मूलर का मत है, ठीक है। दक्षिणी रूस से जो मत दिया था यह बैंडेनिस्ट ने दिया था। बैंडेनिस्ट का मत है ये, ठीक है। और उसके बाद भारत में सप्त सिंधु प्रदेश जो ये मत दिया था ये दिया था अविनाश श्रीवास्तव ने। अविनाश
श्रीवास्तव का मत है, ठीक है। और इसके बाद मध्य एशिया या पामीर क्षेत्र जो मत है, ये मत दिया था मेयर और कीथ ने। मेयर और कीथ का मत है कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया का पामीर क्षेत्र से आए हुए थे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ 25 क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।